हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 2। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि मीरा ने कितने दुखों का सामना किया और वो अब गांव छोड़ने का सोच रही है। अब आगे चलते हैं। मुझे सबसे पहले गांव छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पिताजी के रहते कुछ नहीं हो सकता। कहाँ जाऊँ, यही सोचते सोचते मीरा सो जाती है। अगले दिन उठती है तो घर के सब दैनिक कार्य करना शुरू कर देती है। माँ ये देखकर बहुत खुश होती है कि चलो अब मीरा पहले जैसे हो रही है। सब घर के काम खत्म हो गए तो माँ ने मीरा को बुलाया और कहा, बेटा तू खुद एक बच्ची है, कैसे पालेगी इस नन्ही सी जान को। मैं कहती हूँ कि दे दे इस बच्चे को किसी अनाथालय में, इसकी भी परवरिश हो जाएगी और तू भी ठीक से जी पाएगी। मीरा ये सुनते ही भड़क जाती है। माँ तू कैसी माँ है, केवल अपनी बच्ची के लिए सोच रही है। अरे जैसे तू माँ है मैं भी माँ हूँ, मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। माँ की इस बात ने आग में घी का काम किया। वो जो सोच रही थी घर छोड़ने का, तो उसने मन बना लिया कि आज रात को ही घर छोड़कर चली जाएगी। रात को जब सब गहरी नींद में सो गए तो मीरा उठी और माँ और बाबा को देखा और कहा, अब जा रही हूँ, ना जाने कभी मुलाकात हो भी या नहीं, पर मेरे यहाँ रहते गांव के लोग आप लोगों को जीने नहीं देंगे, रोज कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। मीरा ने एक छोटा सा झोला लिया और अपने और बच्चे के कुछ कपड़े डाले। पैसों के नाम पर घर में कुछ ज्यादा होता ही नहीं था, तो वही ताखे पर कुछ रुपए रखे थे, वही लिए और निकल दी। गांव से जैसे ही बाहर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जा रही हूँ पर वापस आना है और इंतकाम लेना है। इतनी रात को क्या सवारी मिलती, पैदल ही चल दी गोरखपुर की ओर। अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी तो एक गाड़ी रुकी और उसने पूछा, ए बहन इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो। मीरा ने देखा और तुरंत बोली, ए चाचा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो गोरखपुर जा रही हूँ। अरे बहन ठीक है, हम भी वहीं जा रहे हैं तो छोड़ देंगे। मीरा हिम्मत करके बैठ जाती है। वो लोग उसे गोरखपुर छोड़ देते हैं। मीरा वहाँ से स्टेशन की ओर चल देती है। मीरा इससे पहले कभी गोरखपुर से बाहर नहीं गई थी, बस शहर का नाम सुना था, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी थी। उसने किसी से पूछा कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी, तो उसने कहा कि ये तो दिल्ली जा रही है, पर तुम्हें कहाँ जाना है। मीरा कुछ नहीं बोली पर खुद से मन में बोली, भगवान जहाँ ले जा रहे हैं मैं तो अभी वहीं जा रही हूँ। वो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी जब चल देती है तो मीरा बड़े ध्यान से खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि जाने कैसे जिंदगी होगी वहाँ पर। जैसी भी होगी वो इस नर्क से तो अच्छी होगी। गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी थी तो बाहर अंधेरा हो गया। तो वहीं मीरा ने कोने में अपना थैला रखा और बच्चे को गोद में रखा और बोली, मैं जिंदा हूँ तू चिंता मत कर। माँ तो माँ होती है, अपने जीते जी तो छोड़ नहीं सकती। मीरा को सोचते सोचते नींद आ गई। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था नींद को, तभी टीसी आ गया। सबके टिकट चेक करने के बाद वो मीरा के पास पहुंचा और बोला, अपना टिकट दिखाओ। मीरा बोली कि हमारे पास तो कोई टिकट नहीं है। क्या तुम बिना टिकट के जा रही हो? अरे जनरल टिकट तो होगा। मीरा नामे सर हिला देती है। टीसी को गुस्सा आ रहा था। अरे बिना टिकट के चल रही हो, पैसा निकालो, जुर्माना लगेगा। मीरा कहती है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, ये लो जो भी है। मात्र 50 रुपए थे वो। टीसी, इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। तो मीरा भी कह देती है, हमारे पास और पैसे नहीं है, अब आपको जो करना है कर लो। टीसी, तुम्हें जाना कहाँ है? मीरा कहती है, दिल्ली। मीरा को ध्यान से एक बार फिर देखता है और कहता है कि बच्चा किसका है, तेरा तो नहीं लगता। मीरा की आवाज अब तेज हो गई थी। बोली, ये मेरा ही बच्चा है और इसी के लिए घर छोड़कर दिल्ली जा रही हूँ। टीसी बोला, ठीक है पर चिल्ला क्यों रही हो? टीसी वहाँ से जाने लगा और कुछ आगे बढ़कर वापस आया और बोला, ये लो अपने 50 रुपए, यही थे ना बस तेरे पास। दिल्ली जा तो रही है पर संभाल के जाइयो, बड़ा शहर है, बहुत तरह के लोग मिलेंगे। मीरा ने बस सर हिला दिया। जाते जाते टीसी खुद से बोला कि ऐसे पैसे कभी फलते नहीं,
पता नहीं क्यों जा रही है। जब वो लखनऊ उतरने लगा तो दूसरे टीसी को बोला कि एक बच्ची होगी एक बच्चे के साथ, उसे दिल्ली जाने देना। पता नहीं दिल कह रहा है बड़ी सताई हुई है। दूसरा टीसी कहता है ठीक है पंडित जी। रात को मीरा वहीं सो गई और एक एक स्टेशन निकल गई और गाड़ी दिल्ली के नजदीक पहुंच गई तो लोग अपने अपने सामान समेटने लगे। मीरा इधर उधर देखने लगी तो एक लेडी जो करीब 60 या 65 की रही होगी, उसने मीरा को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और पूछा कि तू दिल्ली में किसके पास जा रही है। मीरा ने उनकी ओर देखा और कहा किसी के पास नहीं, बस घर छोड़ दिया है। लेडी को समझते देर नहीं लगी कि अगर इसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो ये दिल्ली में किसी अनहोनी का शिकार हो सकती है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोली। उस वक्त बोली कि जब मैं दिल्ली उतरूं तो तू मेरे साथ ही उतर जाना, अभी दिल्ली आने में थोड़ा टाइम है। मीरा को भी थोड़ी हिम्मत बंधी। दिल्ली आया तो सब लोग जल्दबाजी में उतरने लगे तो लेडी बोली तू जल्दी मत कर, यहाँ ट्रेन खाली हो जाएगी। जब डिब्बा खाली हो गया तो मीरा और वो साथ उतरी। लेडी बोली कुछ देर यहाँ कुर्सी पर बैठ जा, फिर बाहर चलते हैं। दोनों बैठ गए। मीरा अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। जब मीरा बच्चे को दूध पिला रही थी तो वो लेडी उसे देखकर मन ही मन बोली कि ये खुद बच्ची है, ये इस बच्चे को कैसे पालेगी। जब मीरा ने दूध पिला लिया तो बोली तेरा नाम क्या है। मीरा ने कहा मीरा। लेडी तुझे पता नहीं कि दिल्ली में जाना कहाँ है और तू यहाँ आ गई। पता है कितना बड़ा शहर है दिल्ली, यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, ये तेरा गांव नहीं है। अरे अगर तू बोले तो मैं तुझे वापस गोरखपुर भिजवा देती हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी घर में झगड़ा हो जाता है। मीरा नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है, बस कैसे भी करके इस बच्चे को पालना है। लेडी को समझते देर नहीं लगी कि अभी इसमें बहुत गुस्सा भरा है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है और इसे ऐसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जाने कौन मिल जाए और इसका जीवन बर्बाद हो जाए। स्टेशन के पास का इलाका जीबी रोड तो वैसे भी बदनाम है, रोज कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। मुझे अभी इसको अपने साथ ही ले जाना होगा, जब इसका गुस्सा शांत होगा तब आराम से बात करूंगी। मीरा को लेकर लेडी स्टेशन से बाहर निकली तो स्टेशन के बाहर उसे लेने उसका ड्राइवर आया था। मीरा कुछ संकोच कर रही थी तो वो लेडी बोली डर मत, अगर कुछ गलत करना होता तो साथ ही नहीं लाती। मुझे तेरी चिंता है कि कहीं तू किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए और तेरे साथ साथ तेरे इस बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद ना हो जाए। लेडी की बात को सुनकर मीरा के मन में विश्वास जागा और वो उसके साथ कार में बैठ गई। कार चल रही थी और मीरा बाहर देखकर दंग हो रही थी कि कितना बड़ा शहर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा। चारों ओर मोटर गाड़ी, तभी एक लाल बत्ती हो जाती है और कार रुक जाती है और एक लड़की अपने हाथ में छोटा बच्चा लिए हुए कार की खिड़की पर आती है और पैसे मांगने लगती है। लेडी मीरा की ओर देखती है और कहती है कि मैं इसीलिए तुझे अपने साथ ले आई, क्योंकि अक्सर गांव के भोले भाले लोग भीख मांगने वालों के हाथ पड़ जाते हैं और फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। मीरा कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सर हिला दिया। वो लोग जब घर पहुँचे तो मीरा तो देखती ही रह गई। घर किसी महल से कम नहीं था। घर के बाहर गार्ड खड़ा था। वो लोग अंदर पहुँचे तो लेडी ने एक सर्वेंट को बुलाया और बोली कि मीरा को जो पीछे सर्वेंट रूम खाली पड़ा है वहाँ ले जाओ और अपनी पत्नी को बोल देना कि अगर इसे किसी चीज की जरूरत हो तो दे देगी। अभी मैं सफर से थक गई हूँ तो फ्रेश होकर आराम करने जा रही हूँ। सर्वेंट जी मैडम। सर्वेंट मीरा को लेकर वहाँ जाता है और पत्नी को बोलता है कि ये मैडम जी के गांव से आई है, इनको रूम दिखा दो और कुछ जरूरत होगी तो दे देना। मैडम जी अभी आराम कर रही हैं, शाम को चली जाना और चाय बना कर दे देना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मीरा नहाने के बाद बच्चे को दूध पिलाते पिलाते ही सो गई। शायद सफर की थकान बहुत थी। शाम को वो अभी भी सो रही थी तो वो लेडी बाहर आती है और मीरा को आवाज देती है तो मीरा उठकर बैठ जाती है। वो मीरा को अपने साथ बाहर गार्डन में ले जाती है। देखो मीरा, अब मुझे तुम सब सच सच बताना, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। देखो, झगड़े सब घर में होते हैं पर घर छोड़कर नहीं भागा जाता, वहाँ भी लोग परेशान हो रहे होंगे। मीरा कहती है मैडम परेशान कौन होगा, बल्कि मैं ही सबकी परेशानी थी
जो खुद ही चली आई। मीरा मैडम जी को एक एक बात बताती है कि कैसे उसके साथ गांव में गलत हुआ और दोषी भी उसे ही ठहराया गया, और रोने लगती है। तभी चाय आ जाती है। मैडम जी मीरा को कहती है तू रो मत, अभी चाय पी। जब चाय पी लेती है तो कहती है कि मैं तुझे गांव तो भेजूंगी नहीं, पर अब तूने सोच ही लिया है कि इस बच्चे के भविष्य के लिए जीना है तो तुझे मेहनत भी बहुत करनी होगी। एक अकेला इंसान तो जीवन कैसे भी काट लेता है, पर छोटे बच्चे के साथ आसान नहीं होता है। मीरा तो कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं? तो मीरा कहती है 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, हम हिंदी किताब पढ़ लेते हैं। मैडम जी कहती है ठीक है। मैडम जी सोच में पड़ जाती है कि क्या काम ठीक रहेगा जिससे इसकी रोजी रोटी भी चल जाए और इसका बच्चा भी पल जाए। तभी मीरा को कहती है तू तो गांव की है ना, खेती बाड़ी तो आती ही होगी। ऐसा कर अभी तो हमारे गार्डन की देखभाल कर लियो, मैं अपने माली को कहीं और लगा दूंगी। एक बात और, शाम को यहीं पास में मैं लोगों को पढ़ाती भी हूँ, तो तू भी मेरे साथ चल, कुछ पढ़ना सीख लियो। अभी मैं तुझे जो सैलरी दूंगी उससे तेरा और तेरे बच्चे का गुजारा हो जाएगा। जब बात हो जाती है तो मैडम मीरा को कहती है जा अब तू आराम कर ले, और याद रखना तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो मेहनत भी करनी होगी, बाकी मेरे से जो मदद होगी वो तो मैं करूंगी। मीरा की आंखों में एक छोटी सी मुस्कान आई तो मैडम ने मन ही मन कहा हे प्रभु, इस बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना। मीरा वहां से चली जाती है। मैडम सोच रही थी कि आज भी हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं कि लड़की को न्याय देना तो दूर की बात, उल्टा उसे ही दोषी बता रही हैं। मैं नीलम पाठक अब इसके साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। अब मैं इसे इस काबिल बनाऊंगी कि एक दिन जो इसके मन में चल रहा है वो पूरा कर सके। पर एक बात तो है कि मीरा में डर नहीं है और यही इसे आगे ले जाने में मदद करेगा। तभी नीलम मैडम के फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही अरे नीलम जी आप कब आए? तू नहीं सुधरेगा, अरे मैं तेरी माँ हूँ, क्या करूँ माँ, जब से होश संभाला है आपको लोगों से नीलम जी ही कहते सुना है। पापा भी तो कहते थे कि ये हमारी बीवी कम समाज सेविका नीलम जी ज्यादा हैं। अरे माँ कभी अपने लिए भी जिया करो। बेटा मुझे दूसरों के लिए कुछ करने से जीने में ही मजा आता है। ठीक है माँ, मैं जल्द ही दिल्ली आऊँगा। अच्छा रखता हूँ नीलम मैडम जी, उर्फ मेरी प्यारी माँ। आकाश के फोन रखते ही मैडम कहती है आकाश तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो। इससे आगे की कहानी वो हम जानेंगे भाग नंबर 3 में। थैंक यू।